Hey guys, welcome to the 37th lecture of the chapter Transport in Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रूट प्रेशर की। ठीक है, तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ रूट प्रेशर, याद करो लेक्चर नंबर 35 में हमने पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप। हमने कहा था जब प्लांट में ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन होने के कारण एक ट्रांसपिरेशन पुल डेवलप होता है और उसी के कारण हमें अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर प्लस मिनरल्स देखने को मिलता है एक प्लांट में फ्रॉम रूट टू शूट। जब ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट हो रहा है, कोहेजन एडहेशन लग रहा है, बहुत सारे फोर्सेस इन्वॉल्व्ड है, ठीक है, और उसके कारण से अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर प्लस मिनरल्स हो रहा था प्लांट में, तो हम कह रहे थे एसेंट ऑफ सैप हो रहा है। ठीक, याद आ रहा है ना, ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट हो रहा था ट्रांसपिरेशन होने के कारण। अब इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 37 में भी हम क्या पढ़ने वाले हैं, एसेंट ऑफ सैप, लेकिन इस बार एसेंट ऑफ सैप रूट प्रेशर के वजह से होने वाला है प्लांट में। लेक्चर नंबर 35 में एसेंट ऑफ सैप हो रहा था ट्रांसपिरेशन पुल के वजह से, यहां होगा इस लेक्चर में एसेंट ऑफ सैप रूट प्रेशर के वजह से। तो पहले तो हम ये समझ ले कि रूट प्रेशर होता क्या है, कैसे डेवलप होता है, फिर हम पढ़ेंगे कि रूट प्रेशर से किस तरीके से अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर प्लस मिनरल्स हो रहा है, यानी कि अब एसेंट ऑफ सैप हो रहा है प्लांट में। तो पहले हम समझते हैं रूट प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो देखो आपका यहाँ पे एक प्लांट है, वैसा ही फिगर है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर आपका शूट सिस्टम है, यानी कि स्टेम है प्लस लीफ है, नीचे आपका रूट सिस्टम है, ठीक है, रूट, और ये हमारा रूट हेयर, ओके, और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स है ये, और ये जाइलम वॉल, ठीक है। स्टेम में आपको स्टेम में जाइलम देखने को मिल रहा है, रूट में आपको रूट का जाइलम देखने को मिल रहा है, लीफ में वेन्स होते हैं, ठीक, और इस वेन्स के अंदर क्या होता है, जाइलम होते हैं, और लीफ में आपको मीजोफिल सेल देखने को मिलेंगे, ऑलराइट। और ये जो वेन्स है, वेन्स, ये देखो ये वेन्स है, इसका एंड एज पे जाके ओपन हो रहा है, लीफ के एज पे जाके ओपन हो रहा है, ये सब वेन्स, लीफ के जो वेन्स है, ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। अब इस बार ये जो प्लांट है इसमें ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा, लीफ में ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा, तो क्या वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, बताओ। हमने पढ़ा है कि ट्रांसपिरेशन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर एब्जॉर्प्शन। जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, स्टोमेटा से वाटर का लॉस होगा, उतना ज्यादा प्लांट रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। सॉइल में वाटर होता है, उसको एब्जॉर्ब करेगा रूट, ऊपर ट्रांसपिरेशन होगा, नीचे वाटर एब्जॉर्प्शन होगा। बट इस बार स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन जो है, ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा, तो क्या वाटर एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा? अरे नहीं नहीं, वाटर एब्जॉर्प्शन होगा। वाटर एब्जॉर्प्शन इस बार होगा मिनरल्स की वजह से। मैंने कहा था जब ट्रांसपिरेशन नहीं होता है प्लांट में, तो भी प्लांट में वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। क्यों? क्योंकि मिनरल्स की वजह से, मिनरल्स का एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, और मिनरल का एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है तो पीछे पीछे वाटर भी आ जाते हैं, राइट। मिनरल्स जब एब्जॉर्ब होता है एक्टिवली, तो सेल का डीपीडी बढ़ता है, सेल में सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन बढ़ता है, सेल का डीपीडी बढ़ता है, तो सेल का, रूट सेल का जो वाटर का डिमांड होता है वो बढ़ता है, तो रूट सेल वाटर को भी एब्जॉर्ब करता है। तो ये जो हमारा रूट हेयर है, इसने पहले मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया, फिर वाटर को एब्जॉर्ब किया, और वाटर को एब्जॉर्ब करके भेज दिया रूट के जाइलम में, ठीक है, रूट के जाइलम में। तो रूट के जाइलम में वाटर एंटर कर रहा है, लेकिन इस बार देखो ट्रांसपिरेशन तो हो नहीं रहा, ट्रांसपिरेशन हो नहीं रहा, लेकिन वाटर एब्जॉर्प्शन धराधर हो रहा है। तो क्या होगा, देखो वाटर लॉस हो नहीं रहा क्योंकि ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा, पर वाटर एब्जॉर्ब तो हो रहा है मिनरल्स की वजह से। तो रूट सेल के पास जरूरत से ज्यादा पानी आने की वजह से प्रेशर डेवलप होगा। अरे तुम सोचो ना, ऐसे सोचो, एक ट्रेन है, ट्रेन का एक बोगी है, ठीक है, ये ट्रेन का बोगी है, ठीक, ट्रेन का कोच होता है ना, कोच, ठीक, उसमें दो दरवाजे होते हैं। मैंने एक दरवाजे को बंद कर दिया, क्लोज, और यहां से एंटर कर रहे हैं जितने भी यात्री लोग हैं, ट्रैवलर है, वो सब यहां से एंटर कर रहे हैं, और ये दरवाजा बंद है, ठीक है, दरवाजा बंद है, एंटर किए जा रहे हैं, एंटर किए जा रहे हैं, एंटर किए जा रहे हैं, और ये दरवाजा बंद है। तो
एक यात्री दूसरे यात्री को बोलेगा आगे बढ़ो आगे बढ़ो, धक्का मारेगा, एक पॉइंट पे आके ये पूरा का पूरा कोच फुल हो जाएगा, और कोच फुल हो जाएगा और भी यात्री आएंगे तो एक यात्री दूसरे यात्री को धक्का देगा, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, राइट। समझ रहे हो ना, एक एक बोगी का एक दरवाजा आप बंद कर दो और दूसरे दरवाजे से खाली जितने भी यात्री है घुसे जा रहे, तो एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा ना उस कोच में। उसी तरीके से यहाँ ट्रांसपीरेशन से वाटर लॉस हो नहीं रहा, वाटर लॉस बंद हुआ है और वाटर एब्जॉर्ब हुए जा रहा है। तो अब बताओ, ये जो रूट है, रूट का जाइलम है, रूट के जो सेल्स है, वहां पे एक रूट प्रेशर डेवलप होगा, रूट प्रेशर डेवलप होगा, राइट। वाटर लॉस हो नहीं रहा पर वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो रूट सेल के पास जरूरत से ज्यादा पानी आने की वजह से प्रेशर डेवलप होगा। उस प्रेशर को हम कहते हैं रूट प्रेशर, ठीक है, रूट प्रेशर। और रूट प्रेशर जो है इट इज अ पुशिंग फोर्स, ये एक पुशिंग फोर्स है। देखो, वाटर एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है, मिनरल्स एब्जॉर्ब हुए, उसके बाद वाटर एब्जॉर्ब हुआ, वाटर आया रूट के जाइलम में, रूट के सेल्स में वाटर आया, ठीक है, रूट के जाइलम में। यहाँ पे अब पुराने वाटर थे, ठीक है, रूट के जाइलम में, फिर नए नए वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हुए, तो नए नए वाटर मॉलिक्यूल जो एब्जॉर्ब होंगे उसके वजह से प्रेशर बढ़ेगा, तो वो पुराने जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे जाइलम में उसको धक्का मारेंगे ऊपर की तरफ कि ऊपर जा भाई, ऊपर जा, मैं भी तो आ रहा हूँ, ठीक है। तो न्यू वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हुए, तो पुराने वाटर मॉलिक्यूल्स थे जो थे रूट के जाइलम में, उसको नए वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक फोर्स लगाएंगे, प्रेशर डेवलप होगा, पुशिंग फोर्स लगाएंगे और ऊपर की तरफ ठेल देंगे, ऑलराइट, ऊपर की तरफ पुश कर देंगे। यहां से आएंगे नए नए वाटर मॉलिक्यूल्स और पुराने वाटर मॉलिक्यूल जो है रूट के जाइलम में उसे ऊपर की तरफ पुश करेंगे। समझ रहे हो ना, क्योंकि यहां से तो वाटर लॉस हो नहीं रहा और यहां से धड़ाधड़ वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो प्रेशर डेवलप होगा रूट में, रूट प्रेशर कहते हैं हम उसे, और ये रूट प्रेशर एक पुशिंग फोर्स है, ठीक है, पानी को ऊपर की तरफ धक्का देंगे। अब देखिए आगे तो ये जो पुशिंग फोर्स है ना, ये एक पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। पुशिंग फोर्स जो है ये एक पॉजिटिव प्रेशर है, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। जो हमारा रूट प्रेशर है, रूट प्रेशर, इसे हम एक पुशिंग फोर्स कह रहे हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ पुश कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स को, और पुश किस डायरेक्शन में कर रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में। वाटर मॉलिक्यूल्स मूव किधर कर रहे हैं, ऊपर के डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन सेम है, तो हम कहेंगे ये एक पॉजिटिव प्रेशर है। रूट प्रेशर एक पुशिंग फोर्स है और ये प्रेशर जो है रूट प्रेशर, ये एक पॉजिटिव प्रेशर है। नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की तो इस बार बात ही नहीं करनी, क्योंकि ट्रांसपीरेशन ही नहीं हो रहा, सब पॉजिटिव के साथ हमें डील करना है, ठीक। तो पुशिंग फोर्स जो है ये एक पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ठीक है, पुशिंग फोर्स यानी कि जो रूट प्रेशर है हमारा, समझ रहे हो ना, रूट प्रेशर जो है ये एक पुशिंग फोर्स है, ऊपर की तरफ पानी को पुश कर रहा है और पानी का मूवमेंट भी ऊपर की तरफ ही हो रहा है, सेम डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव प्रेशर, रूट प्रेशर इज अ पॉजिटिव प्रेशर। इतनी बात समझ में आपको आई होप आ गई होगी, ठीक है। रूट प्रेशर कैसे डेवलप हुआ, क्या होता है, समझ गए ना। वाटर का लॉस नहीं हो रहा पर वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो रूट सेल के पास जरूरत से ज्यादा पानी आने की वजह से प्रेशर डेवलप होगा, उस प्रेशर को हम कहते हैं रूट प्रेशर। ये एक पुशिंग फोर्स है, क्योंकि पानी को ऊपर की तरफ पुश करता है। नए नए वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होंगे तो पुराने वाटर मॉलिक्यूल्स को ऊपर की तरफ पुश करेंगे, ठीक है। पुश किस तरफ करेंगे, ऊपर की तरफ। वाटर मॉलिक्यूल मूव किधर होगा, ऊपर की तरफ। फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ। वाटर मॉलिक्यूल्स मूव किस तरफ कर रहे हैं, ऊपर की तरफ। तो सेम डायरेक्शन में फोर्स भी लग रहा है, उसी डायरेक्शन में वाटर मॉलिक्यूल्स मूव भी कर रहे हैं। तो ये जो हमारा रूट प्रेशर है ये एक पॉजिटिव प्रेशर है, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ठीक। अब देखिए, अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और कहानी के थ्रू आपको रूट प्रेशर से एसेंट ऑफ सैप समझ में आ जाएगा कि रूट प्रेशर से किस तरीके से अपवर्ड मूवमेंट होता है वाटर का, सब कुछ समझ में आ जाएगा, वाटर प्लस मिनरल्स का। रात के 8 बजे, ठीक है, रात के 8 बजे है, एक प्लांट है हमारा, प्लांट है, उसने दिन भर ट्रांसपीरेशन किया। ये जो प्लांट है हमारा, इसने दिन भर ट्रांसपीरेशन किया, क्योंकि ट्रांसपीरेशन कब होता है, डे टाइम पे, क्योंकि स्टोमेटा जो होते हैं वो फोटो एक्टिव होते हैं, दिन के समय खुलते हैं, ठीक है, और ट्रांसपीरेशन होता है। अब रात के 8 बजे है और ट्रांसपीरेशन हो नहीं रहा, ट्रांसपीरेशन रुक चुका है। अब ट्रांसपीरेशन रुक चुका है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वाटर एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा, वाटर एब्जॉर्प्शन तो अभी भी हो रहा है मिनरल्स की वजह से, तो वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये जो वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो वाटर जो है रूट में आ रहा है, ठीक है,
वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है पर लॉस नहीं हो रहा, तो रूट प्रेशर डेवलप होगा। रूट प्रेशर डेवलप होगा तो ऊपर की तरफ पुशिंग फोर्स लगेगा, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है धीरे 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 ऊपर की तरफ मूव करेंगे। धीरे 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 पुशिंग फोर्स लगता है, ठीक है। लेकिन ट्रांसपिरेशन से जब ट्रांसपिरेशन पुल होता है ना, जो पुलिंग फोर्स, वो बहुत तेज वाटर को ऊपर खींचता है, ठीक है। जो ट्रांसपिरेशन पुल एक पुलिंग फोर्स है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स को बहुत तेजी से ऊपर खींचेगा। लेकिन रूट प्रेशर से लगने वाला जो पुशिंग फोर्स है ना, ये वाटर मॉलिक्यूल्स को धीरे 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 ऊपर भेजता है, ठीक है। तो 8 बजे ट्रांसपिरेशन बंद हो गया, 8 बजे ट्रांसपिरेशन बंद हो गया, लेकिन वाटर एब्जॉर्प्शन अभी भी हो रहा है और धीरे 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 वाटर जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। और फिर धीरे धीरे ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है लीफ के जाइलम में एंटर करेंगे, स्टेम के जाइलम से होते हुए लीफ के वेन्स में जाएंगे, ठीक है। लीफ के वेन्स में पहुंचेंगे, और जब लीफ के वेन्स में पहुंचेंगे तो इन वाटर मॉलिक्यूल्स को पता चलेगा कि अरे भैया ट्रांसपिरेशन तो हो नहीं रहा, स्टोमेटा बंद है, ठीक। प्लांट ने तो दिन भर ट्रांसपिरेशन किया, लेकिन रात को ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा क्योंकि स्टोमेटा बंद है। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, ये वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ आएंगे, और फिर इसके बाद इन वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे लीफ के सेल्स, क्योंकि लीफ के सेल्स के पास ना पानी की कमी होगी, क्योंकि लीफ में तो दिन भर ट्रांसपिरेशन चल रहा होगा, वाटर का लॉस हो रहा था इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो इन लीफ के जो सेल्स है, जो मेसोफिल सेल्स है, इनके पास पानी की कमी रही होगी, ठीक है। ये जो सेल्स होंगे लीफ के, इनके पास वाटर की डिमांड रही होगी, क्योंकि बेचारे दिन भर इनमें ट्रांसपिरेशन चला है, वाटर लॉस हुआ है। अब रात को 8 बजे से समझ लो 8 बजे ट्रांसपिरेशन बंद हुआ, ट्रांसपिरेशन बंद हुआ तो इन लीफ से वाटर लॉस तो हुआ होगा दिन भर, तो इनके पास कुछ वाटर का डिमांड रहा होगा। उस डिमांड को पूरा हो करता है ये रूट प्रेशर से ऊपर जाने वाला पानी, ठीक है। रूट प्रेशर जो डेवलप हुआ उसके वजह से ये जो वाटर का अपवर्ड मूवमेंट हुआ, वाटर प्लस मिनरल्स का अपवर्ड मूवमेंट हुआ, ठीक है। अब ये जो वाटर है ना, ये क्या करेंगे, इन मेसोफिल सेल्स के वाटर के डिमांड को पूरा करेंगे। अब सपोज रात के 8 बजे से लेके सुबह के 2 बजे तक, सुबह के 2 बजे तक, रात के 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, मिडनाइट आया, फिर 12 से 1, 1 से 2, 8 से 2 या 8 से 3 बजे तक, ठीक है। ये रूट प्रेशर के वजह से पुशिंग फोर्स लग रहा था और वाटर ऊपर की तरफ जा रहा था, और लीफ का जितना भी वाटर का डिमांड था वो पूरा हो गया। लीफ का वाटर डिमांड जो था ना, वो पूरा हो गया, ठीक है, पूरा हो गया। अब इस लीफ के जो सेल्स थे ना, उनको पानी नहीं चाहिए, लीफ के सेल्स में अच्छा खासा पानी आ गया, लीफ के सेल्स टर्जिड हो गए, फुल्ली टर्जिड हो गए। लीफ के सेल्स बोलेंगे अब भाई हमें पानी की जरूरत नहीं है। पर देखो रूट प्रेशर तो अभी भी, वाटर तो अभी भी एब्जॉर्ब हो रहा है, रात के 2 बजे 3 बजे भी वाटर जो है वो तो एब्जॉर्ब हो ही रहा है, पुशिंग फोर्स लग ही रहा है, ठीक है। रूट प्रेशर डेवलप हो रहा है, पुशिंग फोर्स लग ही रहा है, वाटर ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ आए, वाटर मॉलिक्यूल्स पूछेंगे और भाई लीफ के सेल्स किसी को पानी चाहिए क्या, तो लीफ के सेल्स तो पूरे फुल्ली टर्जिट होके बैठे हैं, क्योंकि 8 से लेके 2 बजे तक, 8 से लेके 2 बजे तक के बीच में तो लीफ के सेल्स ने खूब पानी, अपना जो डिमांड था खूब पानी पिया, लीफ के सेल्स ने खूब पानी अपने अंदर लिया और टर्जिट होके बैठ गए। 2 बजे समझ लो, लगभग 2 ढाई बजे जब इनके पास फिर पानी के मॉलिक्यूल्स आए, तो लीफ के सेल्स ने तो मना कर दिया, बोला कि भाई हम फुल्ली टर्जिट हो गए, हमें पानी की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, अब वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आके बैठे हुए, लीफ के सेल्स को पानी चाहिए नहीं, पुशिंग फोर्स के वजह से और भी वाटर मॉलिक्यूल ऊपर आ रहे हैं, पहले से यहाँ वाटर मॉलिक्यूल बैठे हुए, क्योंकि इनको तो कोई ले नहीं रहा, बेचारे अनाथ बैठे हुए, ठीक है। और ऊपर से यहाँ देखो नीचे से और पुशिंग फोर्स लग रहा है, वाटर और एब्जॉर्ब हो रहा है मिनरल के वजह से, और यहाँ पे क्या हो रहा है, और वाटर मॉलिक्यूल्स और ऊपर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो जो ये नए नए वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे ना, वो पुराने वाले वाटर मॉलिक्यूल्स को बोलेंगे कि भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, जाओ लीफ के जो वाटर की डिमांड है उसको पूरा करो। पर लीफ की वाटर की डिमांड तो पूरी हो चुकी है, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स आके बैठे हुए, और नए वाटर मॉलिक्यूल्स और ऊपर आ रहे हैं। नए वाटर मॉलिक्यूल्स जो ऊपर आ रहे हैं लीफ में, वो पुराने वाले को बोल रहे हैं कि भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मुझे भी तो आना है, मुझे भी तो आना है, आगे बढ़ो, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स थे ना,
जो वाटर मॉलिक्यूल्स ये क्या करेंगे, ये आगे इस तरीके से बाहर जो लीफ के जो वेन्स है वहां से लॉस हो जाएंगे, निकल जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि रूट प्रेशर, देखो वाटर तो कंटिन्यूअस एब्जॉर्ब हो रहा था मिनरल्स के वजह से, रूट प्रेशर डेवलप हो रहा था रूट में, जिसके कारण पुशिंग फोर्स डेवलप हो रहा था। पुशिंग फोर्स तो वाटर मॉलिक्यूल्स को ऊपर भेज रही थी। शुरुआत में तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स को लीफ के सेल्स ने ले लिया, क्योंकि लीफ के सेल्स के पास वाटर की डिमांड थी। 8 से 2 बजे के बीच में वाटर लीफ के सेल्स की वाटर की डिमांड पूरी हो गई, लीफ के सेल्स फुल्ली टर्जिट हो गए। पर 2 बजे के बाद फिर और भी पानी आ रहा है, क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शन तो चल ही रहा है। तो अब जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे ना, जो यहाँ पे बैठे हुए थे, नए नए वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे ना, वो धक्का देंगे। तो पुराने जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये से यहाँ बाहर की तरफ वेन से लॉस हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर लॉस होगा फ्रॉम द ओपन एंड ऑफ वेन्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, 2:30-3 बजे ये जो वाटर था उनका लॉस हो गया। ठीक है, वाटर का लॉस हो गया, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होना शुरू हो गया। यहां से नहीं, इस वेन से भी होगा, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ से भी लॉस होंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, वेन्स के एंड से, जो ओपन कहाँ पे हो रहा है, लीफ के एज पे जाके, लीफ के एज पे जाके, जो लीफ का एज है ना, लीफ का एज, यहाँ पे जो वेन्स है, लीफ के वेन्स, उनका एंड ओपन हो रहा है। ठीक है, और यहीं से जो एक्सेस वाटर है ना, जो धड़ाधड़ एब्जॉर्ब हो रहा था रूट प्रेशर के वजह से, इनका लॉस होगा, यहां से भी लॉस होगा। ठीक है, ठीक, तो वाटर लॉस फ्रॉम द ओपन एंड ऑफ वेन्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, इससे ही हम कहते हैं गटेशन। इससे ही हम कहते हैं क्या, गटेशन। गटेशन और ट्रांसपिरेशन में अंतर क्या है, देखो कि जब गटेशन होता है ना प्लांट में, तब ट्रांसपिरेशन नहीं होता, क्योंकि ट्रांसपिरेशन नहीं हुआ था तभी तो गटेशन हुआ। ठीक है, गटेशन कब, रात के समय हुआ, ट्रांसपिरेशन कब हुआ, दिन के समय यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, दिन में स्टोमेटा ओपन है क्योंकि स्टोमेटा फोटो एक्टिव होती है, दिन के समय स्टोमेटा खुली रहती है। दिन के समय एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, लाइट ज्यादा है, सनलाइट है, टेम्परेचर ज्यादा है, विंड वेलोसिटी ज्यादा है, तो ट्रांसपिरेशन होगा। राइट, ट्रांसपिरेशन के जो फैक्टर्स है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हमने पढ़ा है। ठीक, लेकिन रात के समय तो ट्रांसपिरेशन नहीं होती क्योंकि स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, पर वाटर एब्जॉर्प्शन तो चल रहा है। तो वाटर एक्सेस वाटर एब्जॉर्प्शन जो होगा उसका लॉस होगा थ्रू गटेशन। वाटर, और गटेशन क्या होता है, वाटर लॉस फ्रॉम द ओपन एंड ऑफ वेन्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, तो जब गटेशन होता है तब ट्रांसपिरेशन नहीं होता, और जब ट्रांसपिरेशन होता है तब गटेशन नहीं होता। ठीक है, ट्रांसपिरेशन दिन के समय होता है तो दिन के समय आपको गटेशन भी नहीं देखने को मिलेगा फ्रॉम द ओपन एंड ऑफ वेन्स, वाटर लॉस फ्रॉम द ओपन एंड्स ऑफ वेन। ठीक है, एक और डिफरेंस सुनो, गटेशन के टाइम वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, लेकिन ट्रांसपिरेशन के समय वाटर वेपर के फॉर्म में होता है वाटर लॉस। राइट, वाटर वेपर के फॉर्म में होता है। ट्रांसपिरेशन के समय जब वाटर लॉस होता है तो वाटर वेपर के फॉर्म में होता है, गटेशन के समय जब वाटर लॉस होता है तो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है। इतना समझ में आया? ठीक, देखो, और ये जो ओपन एंड्स है ना वेन के, इन्हें कहते हैं हाइडोथॉइड्स, या इन्हें वाटर स्टोमेटा भी कहा जाता है, जहां से वाटर का लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, जिसे हम गटेशन कह रहे हैं। कहां से होता है, ओपन एंड ऑफ वेन्स, इसे हम कहते हैं हाइडोथॉइड्स, हाइडोथॉइड्स। ऑलराइट, तो आई होप आपको इतना सब कुछ, ये पूरा सिनेरियो समझ में आ गया होगा। रूट प्रेशर क्या है, वाटर लॉस हो नहीं रहा प्लांट में, रात का समय है 8 बजे, ट्रांसपिरेशन बंद हो गया तो वाटर लॉस हो नहीं रहा, पर वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है क्योंकि मिनरल एब्जॉर्ब हो रहा है, और मिनरल के साथ साथ पीछे पीछे वाटर भी आ जाते हैं। तो रूट सेल के पास जरूरत से ज्यादा पानी आने की वजह से प्रेशर डेवलप होगा। रूट सेल के पास जरूरत से ज्यादा पानी आने की वजह से प्रेशर डेवलप होगा रूट के सेल्स में। उस प्रेशर को हम कहते हैं रूट प्रेशर, और ये एक पुशिंग फोर्स है, वाटर को ऊपर की तरफ पुश करता है, तो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर देखने को मिलता है। और वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी है, वो भी ऊपर की तरफ क्या करती है, मूव करती है, वाटर प्लस मिनरल्स। तो रूट प्रेशर की वजह से एसेंट ऑफ सैप देखने को मिलता है। एक चीज सुनिए, दिन के समय जब ट्रांसपिरेशन होता है ना, तो जो वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, तो ये वाटर लॉस जब होता है तो सिर्फ वाटर का ही लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, सिर्फ वाटर।
सिर्फ वाटर ही लॉस हो रहा है। लेकिन रात के 2 से 3 बजे के बीच में, ठीक है, जब गटेशन हो रहा है, रात के 2 मतलब भोर भोर 2-3 बजे भोर होता है ना, भोर सुबह सूरज उगने से जस्ट पहले का समय, ठीक है, 2 बजे 3 बजे 4 बजे जब गटेशन होता है, तो ये जो वाटर लॉस जब होता है ना, तो ये सिर्फ वाटर का लॉस नहीं होता, जाइलम के अंदर जो जो सब्सटेंस थे सबका लॉस हो जाता है। यानी कि इस जाइलम के अंदर, लीफ के वेन के जो जाइलम है, इसके अंदर वाटर रहे होंगे, मिनरल्स रहे होंगे, हो सकता है किसी तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहे होंगे, ठीक है, हो सकता है हॉर्मोन्स रहे होंगे, उन सब का क्या कहते हैं, सबका लॉस हो जाता है। पूरा जो सैप है ना, वाटर प्लस मिनरल, सबका लॉस हो जाता है जब गटेशन होता है। ट्रांसपिरेशन जब होता है तो सिर्फ वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और जब गटेशन होता है तो जाइलम के अंदर जितने भी मटेरियल थे ना, सब पुश होते हैं, पूरा नए वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर करते हैं, पुराने वाले को पुश करते हैं आगे की तरफ, ठीक है, पुश करते हैं। तो जाइलम के अंदर जो भी मटेरियल था वो हाइड्रोथॉइड्स या वाटर स्टोमेटा से होकर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स लॉस हो जाता है। और उसमें जब गटेशन होता है तो वाटर के साथ साथ आप मिनरल्स बोलो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलो, हॉर्मोन्स बोलो, वो सब भी लॉस होते हैं। चलिए, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, रूट प्रेशर को मैंने कहा कि ये एक पुशिंग फोर्स है, ठीक है, पुशिंग फोर्स है। रूट प्रेशर जब लगता है, रूट प्रेशर जब डेवलप होता है तो उसके वजह से एक पुशिंग फोर्स लगता है, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ अपवर्ड मूव करते हैं, ठीक, एसेंट ऑफ सैप हमने कहा, ठीक। अब देखिए एक चीज, पुशिंग फोर्स जो होता है ना, जो रूट प्रेशर के कारण लग रहा है, ये पानी को उतना एफिशिएंटली ऊपर की तरफ नहीं भेज पाता। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर तो हो रहा है, लेकिन पानी को उतना एफिशिएंटली, पुशिंग फोर्स जो कि रूट प्रेशर के कारण लग रहा है, पानी को उतना एफिशिएंटली ऊपर की तरफ नहीं भेज पाता। जो पुलिंग फोर्स होता है, पुलिंग फोर्स, ट्रांसपिरेशन पुल, जो ट्रांसपिरेशन की वजह से क्रिएट हुआ है, डेवलप हुआ है, पुलिंग फोर्स से आप पानी को चाहे तो जितना चाहे उतना ऊपर आप भेज सकते हैं एक ट्री में। आप ऐसे समझिए, एक बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग, ऊपर में समझ लो 4-5 बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और इनकी बॉल नीचे गिर गई, ठीक है, और आप रास्ते से जा रहे थे, तो यहाँ के जो बच्चे थे 4-5, उन्होंने चिल्ला चिल्ला के बोला कि भैया 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 बॉल ऊपर फेंक दो, ठीक है, बॉल ऊपर फेंक दो, ठीक है। इनके बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है ना, तो बार बार ऊपर नीचे कौन करेगा, बच्चे समझदार थे, तो उन्होंने बोला कि भैया भैया बॉल को थोड़ा ऊपर फेंक दो। बिल्डिंग ज़्यादा ऊंची नहीं थी, 4 फ्लोर की बिल्डिंग थी, तो आपने इस बॉल को लिया और ऊपर पूरा जोर लगाया, पुश किया ऊपर की तरफ और फेंक दिया, क्योंकि ये 4 फ्लोर की बिल्डिंग थी। अब समझ लो एक बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, ठीक है, बुर्ज खलीफा, इसके छत पे कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और गेंद नीचे गिरी, और यहाँ पे आप खड़े हो। अब बुर्ज खलीफा के ऊपर से बच्चे चिल्ला के बोल रहे हैं, पहली बात तो आवाज ही नहीं आएगी नीचे तक, बट फिर भी सोच लो, चिल्ला के बोले कि भैया भैया बॉल को ऊपर फेंक दो। अब बुर्ज खलीफा के छत पे आप बॉल फेंक पाओगे? कितना भी दम लगा लो, कुछ भी लगा लो, आप पुश कर लो, ज्यादा से ज्यादा 6-7 बिल्डिंग या 5 फ्लोर या 6 फ्लोर तक आप बॉल को ऊपर फेंक पाओगे? उससे ऊपर फेंक पाओगे क्या? नहीं। लेकिन यही एक बच्चे ने दिमाग लगाया। इस बच्चे ने क्या किया, एक छोटा सा बाल्टी लिया, उस बाल्टी को रस्सी से बांध दिया और वो बाल्टी आपको नीचे रस्सी के साथ फेंक दिया। आपने उस बाल्टी में बॉल को रख लिया और इस बच्चे ने फिर पुलिंग फोर्स लगा के उस बाल्टी को ऊपर खींच लिया और उससे अपना बॉल ले लिया। तो पुलिंग फोर्स से आप चाहो तो, मैं इससे आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि पुलिंग फोर्स से चाहो तो आप मटेरियल को जितना मन उतना ऊपर ले जा सकते हो। तो जब पुलिंग फोर्स लगता है ना, तो वाटर का मूवमेंट, आप बड़े बड़े ट्रीज तो बहुत लंबे लंबे होते हैं ना, तो पुलिंग फोर्स जब लगता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स को जितना मन चाहे उतना ऊपर तक खींच सकता है। लेकिन पुशिंग फोर्स जब लग रहा है रूट प्रेशर के वजह से, देखो ट्रांसपिरेशन की वजह से जो पुलिंग फोर्स लग रहा है उससे आप पानी को जितना मन चाहे उतना ऊपर तक खींच सकते हो, लेकिन रूट प्रेशर के वजह से जो पुशिंग फोर्स लग रहा है ना, आप पानी को उतना एफिशिएंटली ऊपर की तरफ नहीं भेज पाते, नहीं भेज पाता। पुशिंग फोर्स पानी को उतना एफिशिएंटली ऊपर की तरफ नहीं भेज पाता, क्योंकि पुशिंग फोर्स धीरे धीरे स्लो करके लगता है, ठीक है, धीरे धीरे वाटर मॉलिक्यूल्स को ऊपर की तरफ भेजता है।
इसीलिए रूट प्रेशर अप्लाई होता है छोटे और नॉन वुडी प्लांट्स में, ठीक है। रूट प्रेशर अप्लाई होता है इसमें छोटे और नॉन वुडी प्लांट्स में, जैसे कि एग्जाम्पल ग्रास में। जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना, उन्हीं में आप देखोगे रूट प्रेशर अप्लाई होता है, जिसके कारण से वाटर ऊपर की तरफ मूव करता है। भाई बड़ा प्लांट है, उसमें अगर वाटर का अपवर्ड मूवमेंट कराना है तो पुलिंग फोर्स से ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए आप देखो जो ग्रास होते हैं ये छोटे होते हैं, नॉन वुडी प्लांट होते हैं, और इनमें रूट प्रेशर अप्लाई होता है, जिसके कारण से पानी को पुशिंग फोर्स लगता है, जिसके कारण से पानी ऊपर की तरफ मूव करता है। इसलिए आप देखोगे जो घास होते हैं, घास के पत्ते, आप कभी कभी मॉर्निंग वॉक करने जाओगे तो ये भीगे रहते हैं, वेट रहते हैं, भीगे हुए रहते हैं घास। गर्मियों के टाइम में भी, सर्दी के टाइम में तो खैर आप बोल दोगे कि सर ओस की बूंदे है, फॉग है, ड्यू ड्रॉप है। फॉग जो होता है, ड्यू ड्रॉप्स, वो है ठंड के टाइम में, ठीक है। लेकिन गर्मियों के टाइम में भी आप देखोगे सुबह सुबह जाओ 4 बजे 5 बजे तो घास जो होती है वो भीगी होती है। गर्मियों में तो कोई ओस नहीं है, कोई ड्यू ड्रॉप नहीं है, कुछ फॉग वॉग नहीं है, तो कैसे भीग गए? तो ये हो जाते हैं वेट गटेशन की वजह से, इनमें गटेशन होता है, गटेशन होता है, ठीक है। रूट प्रेशर लगता है, रूट प्रेशर के कारण पुशिंग फोर्स डेवलप होता है और वाटर को ऊपर की तरफ भेजते हैं। नॉन वुडी प्लांट्स में ऊपर की तरफ वाटर को पुश करते हैं, और जो एक्सेस वाटर होता है उसका लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, उसे हम कहते हैं गटेशन, सॉरी इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। गटेशन के समय ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वाटर लॉस होता है, ठीक है। तो इसलिए रूट प्रेशर अप्लाई होता है छोटे और नॉन वुडी प्लांट्स में। बड़े बड़े प्लांट्स में तो वाटर को ऊपर भेजना है तो ट्रांसपिरेशन से होगा, ट्रांसपिरेशन पुल के वजह से, ठीक। चलिए अब देखिए, प्लांट्स में आपको पता है ब्लीडिंग होता है। ब्लीडिंग क्या है भाई? प्लांट का एक ब्रांच था, आपने ब्रांच को बीच से तोड़ दिया, या यहाँ पे एक पत्ता था, आपने पत्ते को बीच से तोड़ दिया, तो इस पोर्शन में जितने भी सेल्स होंगे ना, इन सेल का जो मटेरियल होगा वो सब बाहर की तरफ लॉस हो जाएगा। ब्लीडिंग क्या होता है? डैमेज पार्ट से मटेरियल का लॉस होना। ये जो डैमेज पार्ट है ना, जो यहाँ पे एक ब्रांच था, आपने ब्रांच को तोड़ दिया, तो यहाँ के जितने भी सेल्स थे ना, उन सेल से जो भी मटेरियल है सेल का, वो सब बाहर की तरफ लॉस होने लगेगा, उसे हम कहते हैं ब्लीडिंग। इंसान में भी होता है, आप अपना हाथ को यहाँ पे कट लगाओ, देखो खून निकलने लगेगा, उसे तो कहते हैं ब्लीडिंग। आपके जो यहाँ पे जो सेल्स थे, जो भी आपके जो ब्लड वेसल्स है, उससे पूरा का पूरा खून बाहर आने लग जाएगा। तो वैसे प्लांट में भी जब आप एक ब्रांच को तोड़ोगे या एक पत्ते को तोड़ देते हो, तो इनमें भी, प्लांट्स में भी ब्लीडिंग होती है। जो डैमेज पार्ट के जो सेल्स होते हैं, उनमें जितने भी मटेरियल होते हैं वो बाहर की तरफ लॉस होने लगते हैं। तो डैमेज पार्ट से मटेरियल का लॉस होना, इसे ही कहते हैं हम ब्लीडिंग। रूट प्रेशर की वजह से ये जो ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग ये बढ़ जाता है। ब्लीडिंग का जो रेट है ये बढ़ जाता है, क्योंकि पुशिंग फोर्स लग रहा है, रूट प्रेशर की वजह से धड़ाधड़ यहाँ पुशिंग फोर्स लग रहा है, और पुशिंग फोर्स लगने के कारण ये जो पूरा जो वाटर है आपका, एसेंट है, एसेंट ऑफ सैप हो रहा है, ठीक है। पूरा सैप जो है, मटेरियल जो है आपका, क्या कहते हैं, वाटर, मिनरल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फिर आपका क्या कहते हैं हार्मोन्स, वो सारे जो सेल्स में होते हैं उन सबका लॉस होने लगता है। तो ब्लीडिंग जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। ब्लीडिंग का जो रेट होता है प्लांट में वो बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ रूट प्रेशर, क्योंकि रूट प्रेशर इज अ पुशिंग फोर्स, ऑलराइट। और एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे तो ब्लीडिंग के लिए उसने एक और टर्म लिखा है, एक्सुडेशन, एक्सुडेशन, ठीक है। एक्सुडेशन, ठीक है। ब्लीडिंग या एक्सुडेशन क्या होता है? डैमेज पार्ट से मटेरियल का लॉस होना। भाई प्लांट में तो ब्लीडिंग होता ही है, ठीक है। अगर आप प्लांट को तोड़ दो, ब्लीडिंग मतलब क्या? प्लांट में ब्लीडिंग का मतलब क्या? डैमेज पार्ट से मटेरियल का लॉस होना। हमारे ह्यूमन में ब्लीडिंग का मतलब क्या? खून निकलना, ब्लड का लॉस होना। प्लांट में नॉर्मली ब्लीडिंग होता है अगर आप एक पत्ता तोड़ दो या उसका ब्रांच तोड़ दो, लेकिन ये ब्लीडिंग का रेट बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ दिस रूट प्रेशर, क्योंकि एक पुशिंग फोर्स है, धड़ाधड़ ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, पुशिंग फोर्स, प्रेशर लगता है ऊपर की तरफ, और ये जो मटेरियल था इनका जो लॉस का रेट है वो बढ़ जाता है। डैमेज पार्ट से जो मटेरियल का लॉस होना था उसका रेट बढ़ जाता है, ब्लीडिंग बढ़ जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक। अब ये जो गटेशन है ना, ये तभी होगा जब ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है, या ट्रांसपिरेशन एकदम नेग्लिजिबल है, तभी गटेशन होता है। रात को 2-2:30 बजे गटेशन होता है, जब प्लांट में एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर आ जाता है बिकॉज ऑफ रूट प्रेशर। कैसे प्लांट में? छोटे और नॉन वुडी प्लांट्स में, जैसे ग्रास एग्जाम्पल।
तो क्या होता है, इनमें जब ट्रांसपिरेशन नहीं होता है तभी गटेशन होगा, या ट्रांसपिरेशन जब नेग्लिजिबल होगा तब गटेशन होगा। तो गटेशन होने की रिक्वायरमेंट है कि ट्रांसपिरेशन नहीं होना चाहिए, तभी गटेशन होता है। ठीक। और यहाँ जब रूट प्रेशर लगता है तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इनके बीच में भी कोहेजन बोलो, एडहेजन बोलो, ये सारी फोर्सेस लगती है। कोहेजन, फिर एडहेजन। जैसे ट्रांसपिरेशन पुल जब मैं आपको पढ़ा रहा था, मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप, लेक्चर नंबर 35, तो जिस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कोहेजन फोर्स और वाटर मॉलिक्यूल और जाइलम वॉल के बीच में एडहेजन फोर्स लग रहा था, जिसके कारण पूरा जाइलम का जो वॉल है उसमें कहीं पे भी आपको एयर स्पेस नेग्लिजिबल देखने को मिल रहा था, वैसा यहाँ पे भी होगा। ठीक है, यहाँ पे भी कोहेजन लग रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में और एडहेजन लग रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स और जाइलम वॉल के बीच में। तो आई होप आपको पूरा मैकेनिज्म ऑफ रूट प्रेशर समझ में आ गया होगा। तो प्लांट में एक्सक्यूज मी, तो प्लांट में दो तरीके से एसेंट ऑफ सैप हो सकता है। ठीक है, एक तो जब ट्रांसपिरेशन होता है तो ट्रांसपिरेशन पुल के वजह से पुलिंग फोर्स लगता है और एसेंट ऑफ सैप हमें देखने को मिलता है। बड़े बड़े ट्रीज में, बड़े बड़े प्लांट में हमें देखने को मिलेगा ट्रांसपिरेशन पुल के वजह से वाटर का अपवर्ड मूवमेंट। छोटे छोटे नॉन वुडी प्लांट्स में रूट प्रेशर के वजह से भी अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर प्लस मिनरल्स देखने को मिलता है, यानी कि एसेंट ऑफ सैप देखने को मिलता है। तो इन जनरल आपसे अगर कोई सवाल पूछे कि बताओ एसेंट ऑफ सैप जो है, एसेंट ऑफ सैप है वो कब होगा, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर प्लस मिनरल्स थ्रू जाइलम कब होगा, तो आप बोल दो जब ट्रांसपिरेशन पुल डेवलप होगा। एक तो तब जब एक पुलिंग फोर्स डेवलप होगा, और दूसरा जब एक पुशिंग फोर्स यानी कि रूट प्रेशर डेवलप होगा प्लांट में, तब। ट्रांसपिरेशन पुल ट्रांसपिरेशन की प्रॉपर्टी है, जब ट्रांसपिरेशन होता है तब ट्रांसपिरेशन डेवलप होता है, ट्रांसपिरेशन पुल डेवलप होता है। ठीक, सारी बातें ध्यान से सुनो। और रूट प्रेशर जो है ये कब डेवलप होता है, रूट प्रेशर डेवलप होता है कब, देखो जब वाटर लॉस हो नहीं रहा पर वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो रूट सेल्स के पास जरूरत से ज्यादा पानी आने की वजह से प्रेशर डेवलप होगा। उस प्रेशर को हम कहते हैं रूट प्रेशर। रूट प्रेशर एक पुशिंग फोर्स है और ट्रांसपिरेशन की वजह से होने वाला ट्रांसपिरेशन पुल एक पुलिंग फोर्स है। तो आई होप आपको ये जो लेक्चर है ना अच्छे से समझ में है ना आया होगा, है ना। ठीक है, तो यहीं पे ये लेक्चर को समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के, और हम तब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फ्लोएम ट्रांसपोर्ट की, फ्लोएम से होने वाले ट्रांसपोर्ट की। अभी तक तो हम सब ट्रांसपोर्ट से होने वाली जाइलम से होने वाली ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे, एसेंट ऑफ सैप पढ़ रहे थे, वाटर प्लस मिनरल्स का अपवर्ड मूवमेंट इन अ प्लांट। अब हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 38 में, नेक्स्ट लेक्चर 38 ही है ना, हम पढ़ेंगे फ्लोएम से होने वाले ट्रांसपोर्ट की, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट की। तो यहीं पे मैं ये लेक्चर को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।